नमस्कार, रचना आपकी आवाज़ मेरी में आप सबका स्वागत है। संजय नायक शिल्प जी की कहानी चाहत.com का भाग 12। ठीक 1 बजे राहुल यानी कि एजेंट 3 यानी आदित्य वर्धन नायक कैंटीन में पहुंच चुका था। उसने लंच का ऑर्डर दिया ही था कि एसपी शांडिल्य का कॉल राहुल को आया। राहुल ने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। शांडिल्य समझ गया था कि एजेंट 3 अभी किसी विशेष काम पर है और वक्त मिलते ही दोबारा फ़ोन करेगा। अपूर्वा ठीक 1:10 पर कैंटीन में आ गई। उसने भी अपने लिए लंच ऑर्डर किया। उसकी नज़र वहाँ घूम रही थी। कोई 10 और लोग वहाँ उसके अलावा बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लड़कियाँ और 8 पुरुष बैठे हुए थे। उसने सबका जायज़ा लिया। उसे उन 8 में से 2 ऐसे लग रहे थे जो एजेंट 3 हो सकते हैं, पर वो जज नहीं कर पा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज चमका, टेबल नंबर 3, मन की बात, भूल न जाना पिछली मुलाकात। उसने देखा। उसने टेबल नंबर 3 पर नज़र दौड़ाई। ऐनक लगाए, सूट पहने एक खूबसूरत सा नौजवान बैठा था, जिसके दाईं आंख के ऊपर हल्का सा एंजल वाइट का निशान था। उसके खूबसूरत सिल्की बाल थे और वो बहुत डिसेंट बंदा दिख रहा था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये रा का तेज तर्रार एजेंट 3 है, जो लड़ाई के 5 फॉर्मेट का चैंपियन है। राहुल ने एक पल भी अपूर्वा को नहीं देखा। अपूर्वा ने उसे देखा और देखकर उसका मन नफरत से भर उठा। फिर वो अपने लंच में व्यस्त हो गई। जैसे ही वो लंच खत्म करके उठी, उसका हाथ टेबल से टकरा गया और वहाँ रखी सॉस की कटोरी अपूर्वा की ड्रेस पर गिर गई। वो बहुत नर्वस नज़र आ रही थी। उसने इधर उधर देखा और टिश्यू पेपर से वो सॉस साफ करने की कोशिश की, मगर वो साफ न हुआ। वो किचन में गई। उसने वहाँ नल चालू कर अपनी ड्रेस को साफ करने की कोशिश की और इसी समय उसने अपने नॉक पेन से किचन और रामलू भैया की 3-3 फोटो क्लिक की और फिर किचन से निकल गई। उसने कैंटीन में नज़र डाली। एजेंट 3 वहाँ से पहले ही निकल चुका था। वो वहाँ से लिफ्ट पकड़कर नीचे आई और उस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। उसने एक पब्लिक फ़ोन से फ़ोन लगाया। मम्मी, मैंने आज उस आदमी को देख लिया है जो ये दावा करता है कि वो एजेंट 3 है और देश का होनहार जासूस है, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है, पर वो हत्यारा है। वो हत्यारा है मेरे पति का, मेरे बेटे के पिता का और आपके दामाद का। उसने हमारी दुनिया उजाड़ दी है। मैंने ये रा की नौकरी आपका, मेरा और अपने बेटे का पेट पालने के लिए ज्वाइन नहीं की। ये तो रा की कृपा थी कि पहले मेरे पति को मारा, फिर नौकरी देने की मेहरबानी की। मुझे तो बस एजेंट 3 को पहचानना था, जो किसी को नज़र नहीं आता। ये एजेंट 3 कोई 10 ऑफिस में अलग अलग नाम से काम करता है, अलग अलग गेटअप में रहता है, पर आज मैंने उसे देख लिया है और मैं उससे अपने पति की मौत और अपने बेटे के पिता की हत्या का बदला ज़रूर लूँगी। वो दिन दूर नहीं जब ये एजेंट 3 नाम का हत्यारा अपनी आखिरी सांसें लेगा। अभी रखती हूँ। मैं जब तक उसकी जान न ले लूँ, मुझे उसके प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। बाय, बाकी बातें शाम को घर पर करूँगी, कहकर अपूर्वा ने फ़ोन काट दिया। अपूर्वा ने ऑफिस में पहुंचकर अपने नॉक पेन से कैंटीन और रामलू भैया की ली हुई फोटो निकाली और एजेंट 22 को भेज दी। चूंकि उसका एजेंट 3 से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं था और वो कर भी नहीं सकती थी। उसे साफ साफ कहा गया था कि एजेंट 3 उससे जब चाहे संपर्क कर सकता है, पर वो उससे नहीं। उसे कोई भी संपर्क साधना था, वो एजेंट 22 के द्वारा ही साधा जा सकता था। एजेंट 3 यानी राहुल ने अपने कैबिन में आकर एसपी शांडिल्य को फ़ोन लगाया। एसपी शांडिल्य ने उसे इंस्पेक्टर लाल सिंह के द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन एजेंट 3 को बता दी। राहुल ने एसपी शांडिल्य को कुछ निर्देश दिए और फिर फ़ोन काट दिया। उसके बाद राहुल ने जानवी को फ़ोन लगाया। जानवी ने उसका फ़ोन रिसीव किया। बोलो मिस्टर राहुल, कैसे फ़ोन किया? जानवी ने पूछा। मैम, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। इसके बदले में कल 2 घंटे ज़्यादा काम कर दूंगा। आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊँ, राहुल ने बताया। मिस्टर राहुल, पहले मेरे कैबिन में आइए, फिर देखते हैं, जानवी ने बताया। जी, अभी आता हूँ, कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया और जानवी के कैबिन में चला गया। आइए मिस्टर राहुल, बैठिए, कॉफ़ी चलेगी? जानवी ने ऑफ़र किया। जी, राहुल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। राहुल, उस दिन के लिए मैटर को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। उस दिन जो गलतफहमी हुई थी टैक्सी को लेकर, उसे यहीं ख़त्म कर दें, जानवी ने कहा। जी,
वो बात तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी। फिर भी अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। वैसे भी आप मेरी बॉस हैं, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस आप भी मेरे प्रति मन में कोई बात है तो निकाल दीजिए, राहुल ने संयम से कहा। तब तक कॉफ़ी आ चुकी थी। दोनों ने कॉफ़ी पीने के दौरान कोई बात नहीं की। राहुल ने कॉफ़ी ख़त्म करके पूछा, तो क्या मुझे आज के लिए हाफ डे लीव मिल सकती है? ऑफ कोर्स, आप जाइए, जानवी ने कहा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स? जी नहीं, नमस्ते। बॉस बॉस होता है। माथत माथत, आपका शुक्रिया इतना मान और हाफ डे लीव देने के लिए, कहकर राहुल जानवी को हैरत में डालते हुए उसके कैबिन से बाहर निकल गया। राहुल ने ऑफिस से निकलकर टैक्सी ली और वहाँ से निकल गया। वो एक पुराने घर के आगे जाकर रुका। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। यमराज आए हैं। सुना है यहाँ कोई मरने वाला है, राहुल ने जवाब दिया। मरने वाला 5 मिनट में तैयार होगा, उसके बाद आता है, अंदर से आवाज़ आई। राहुल दरवाजे से परे हटकर गली में खड़ा हो गया। कुछ देर में एक आदमी उस दरवाजे से निकला और आगे गली की ओर बढ़ गया। राहुल उसके पीछे हो लेता है। कुछ देर चलने के बाद राहुल उस आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ बैग ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक पैकेट कूड़ेदान में डाल देता है। वो आदमी कूड़ेदान से वो पैकेट उठा लेता है और उसे खोल कर देखता है। 500 के नए नोट की 2 गड्डियाँ उसमें पड़ी थी। वो आदमी वो पैकेट लेकर 500 के नए नोट की 2 गड्डियाँ उसमें पड़ी थी। वो आदमी वो पैकेट लेकर एक टैक्सी में बैठकर आगे निकल जाता है। राहुल भी एक टैक्सी लेता है और उसमें सवार हो जाता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और चाहत.com पर आई मैसेज देखता है। सबसे ऊपर उसे जानवी का मैसेज दिखाई देता है। मैसेज यूँ था, टीम चाहत नमस्ते। आपके सुझाव के अनुसार मैंने राहुल से बात की और पिछली बात भूल जाने को कहा, पर वो तो यूं एटीट्यूड दिखाकर निकल गया जैसे कोई एहसान कर रहा हो कि भुला दिया उस वाक्य को। मैंने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मेरे मुंह पर कह दिया कि बॉस बॉस होता है, माथत माथत। मुझे बुरा लगा, बहुत घमंडी आदमी है। उस जैसे 300 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। चाहूँ तो कल ही निकाल बाहर करूँ, पर एक बार उसके सुझाए प्रोजेक्ट को लागू कर दें, फिर उसकी छुट्टी कर दूंगी। आपकी सलाह का इंतज़ार रहेगा। उसे अभी निकाल दूं या प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद प्लीज़ सलाह दीजिएगा। राहुल को जानवी एक बेहद पगलेट लड़की नज़र आ रही थी जो समझदारी के मामले में ज़ीरो थी, पर राहुल ने अभी कोई जवाब नहीं लिखा। उसे एक मैसेज और मिला जो यूं था, टीम चाहत, आपके बारे में मुझे मेरी सहेली ने बताया। मैं खुद की समस्या से परेशान हूँ। जिन्हें मैं बहुत चाहती हूँ उन सब की चिंता बनी रहती है। एक अजीब सा डर बना रहता है कि उन्हें कुछ हो ना जाए, और ख़ासकर एक्सीडेंट। एक्चुअल में बहुत साल पहले मेरे भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और सच बताऊं मैं जिसकी सोचती हूँ, केयर करती हूँ कि उसे कुछ हो ना जाए, जाने कैसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मैं दुखी हो जाती हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैं अपनी इस मानसिकता से बहुत परेशान हूँ। मुझे प्लीज़ कुछ उपाय बताएं मैं क्या करूँ। तो ये था कहानी का 12वां भाग। 13वें भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।